ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर भले ही बर्फ से ढका, शांत और दूर दिखाई देता हो, लेकिन आज ये विश्व राजनीति की सबसे गर्म बहसों में से एक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर लगातार ग्रीनलैंड पर बनी हुई है और इसी वजह से अमेरिका में फिर से चर्चा तेज हो गई है। ग्रीनलैंड को अमेरिका का राज्य बनाया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी सांसद द्वारा संसद यानी कि कांग्रेस में ग्रीनलैंड से जुड़ा एक बिल पेश किया जाने की खबर सामने आई, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भी इसका समर्थन किया है। यह खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संप्रभुता और अमेरिकी संविधान से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है। वहां के लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और कई अंतरिम मामलों में खुद फैसले लेते हैं। हालांकि रक्षा नीति और विदेश नीति जैसे अहम विषयों पर डेनमार्क का नियंत्रण बना रहता है। यानी ग्रीनलैंड पूरी तरीके से स्वतंत्र देश नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश की संपत्ति भी नहीं है। ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ उसके राजनीतिक दर्जों की वजह से नहीं है, असल वजह इसकी रणनीतिक स्थिति है। जी हाँ, ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां भविष्य में व्यापारिक रास्ते, सैन्य संतुलन और संसाधनों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। यहाँ दुर्लभ खनिज, प्राकृतिक संसाधन और संभावित तेल और गैस भंडार मौजूद है। इसके अलावा बर्फ पिघलने के कारण नए समुद्री रास्ते खुलने की संभावना भी बढ़ रही है, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखता आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहां सैन्य अड्डे भी बनाए थे। आज भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ग्रीनलैंड में है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर अचानक नहीं पड़ी, बल्कि यह सोच दशकों पुरानी है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी ग्रीनलैंड को लेकर विवाद हुआ था। उस समय ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया था। यह बयान आते ही दुनिया भर में हलचल मच गई थी। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा था कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार ने भी इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर अमेरिका में ग्रीनलैंड को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार मुद्दा खरीद का नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का राज्य बनाने से जुड़ा एक बिल का है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बिल ज्यादातर राजनीतिक संकेत और रणनीतिक दबाव का हिस्सा है, न कि कोई तुरंत लागू होने वाला योजना। अमेरिकी इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि अमेरिका ने पहले भी संसद की मंजूरी से नए क्षेत्रों को अपने में शामिल किया है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है। राष्ट्रपति अकेले यह फैसला नहीं कर सकता, इसके लिए विधायी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। अमेरिका के विस्तार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लुसियान खरीद है। जी हां, साल 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लगभग $15 मिलियन में एक विशाल भूभाग खरीदा था। इस सौदे से अमेरिका का आकार लगभग 2 गुना हो गया। बाद में इसी क्षेत्र से कई नए राज्य बनाए गए। इसके बाद फ्लोरिडा का मामला सामने आता है। फ्लोरिडा पहले स्पेन के अधीन था। एक संधि के जरिए अमेरिका ने इसे हासिल किया। 3 मार्च 1845 को फ्लोरिडा को अमेरिका का 27वां राज्य बना दिया गया। अलास्का भी अमेरिका के विस्तार की एक बड़ी मिसाल है। साल 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था और उस समय कई लोगों ने इसे बेकार सौदा कहा था, लेकिन समय के साथ ये गलत साबित हो गया। जी हां, हालांकि अलास्का को राज्य का दर्जा मिलने में कई दशक लगे और आखिरकार 3 जनवरी 1959 को यह अमेरिका का राज्य बना। टेक्सास का इतिहास भी अलग नहीं है। टेक्सास पहले एक स्वतंत्र गणराज्य था। साल 1945 में अमेरिका में शामिल हुआ। हवाई पहले एक स्वतंत्र राजशाही था। 1898 में अमेरिका ने इसे अपने अधीन कर लिया, लेकिन हवाई को भी राज्य का दर्जा 1859 में ही मिला। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होता है, अमेरिका ने अपने इतिहास में विस्तार जरूर किया है, लेकिन हर बार कांग्रेस की मंजूरी जरूरी रही है। सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा से कोई क्षेत्र अमेरिका का राज्य नहीं बन सकता। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने कितने देशों या क्षेत्रों पर कब्जा करके उन्हें अपना बनाया है, और सवाल अक्सर भावनात्मक और राजनीतिक बहस को जन्म देते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो अमेरिका ने बहुत कम स्वतंत्र देशों को सीधे राज्य बनाया है। अधिकतर मामलों में या तो जमीन खरीदी गई या युद्ध और संधि के बाद नियंत्रण मिला।
स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस अमेरिका के नियंत्रण में आ गए। हालांकि फिलीपींस बाद में स्वतंत्र हो गया। अब देखिए, प्यूर्टो रिको आज भी अमेरिका के अधीन है, लेकिन उसे राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इन उदाहरणों से यह भी साफ होता है कि अमेरिका का विस्तार सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कारणों का मिश्रण रहा है। लेकिन आज की दुनिया इस दौर से बिल्कुल अलग है। आज अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्ट और वैश्विक जनमत किसी भी तरह से जबरन अधिग्रहण के खिलाफ खड़े होते हैं। किसी क्षेत्र को उसकी जनता की इच्छा के बिना शामिल करना बेहद विवादास्पद और लगभग असंभव हो गया है। ग्रीनलैंड का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि यह किसी विवादित या खाली क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग अपनी अलग पहचान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना रखते हैं। डेनमार्क की संप्रभुता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगर अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड से जुड़ा यह बिल पास होता है तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि कोई कानूनी बदलाव नहीं होगा। ग्रीनलैंड की स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी, डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा और ग्रीनलैंड की स्वायत्त सरकार काम करती रहेगी। ऐसी स्थिति में यह बिल सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। अक्सर ऐसे बिल चुनावी राजनीति, रणनीतिक दबाव या घरेलू समर्थकों को खुश करने के लिए लाए जाते हैं। इसका उद्देश्य कानून बनाना नहीं, बल्कि बहस छेड़ना होता है। अगर बिल पास होता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं भी सीमित ही रहेगी। जब तक कोई कानून नहीं बनता, तब तक किसी देश की संप्रभुता पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ता। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी दिलचस्पी खत्म कर देगा। अमेरिकी आर्थिक निवेश, सैन्य सहयोग और राजनीतिक साझेदारी जैसे रास्तों से अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में किसी क्षेत्र को राज्य बनाना बेहद मुश्किल हो चुका है। इसलिए स्थानीय जनता की स्पष्ट सहमति जरूरी है। साथ ही संबंधित देश की मंजूरी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वीकृति भी जरूरी होती है। ग्रीनलैंड के मामले में ये सभी शर्त पूरा होना फिलहाल संभव नहीं दिखता। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का राज्य बनने की चर्चा फिलहाल राजनीति और रणनीति तक सीमित है। असल में ग्रीनलैंड अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन चुका है। आर्किटेक्ट क्षेत्र में भविष्य की भूमिका को लेकर सभी बड़ी शक्तियां सतर्क है। ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए यह मुद्दा अमेरिका फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का राज्य बनाने की चर्चा ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद आज के दौर में बेहद जटिल है। अगर कांग्रेस में ऐसा कोई बिल पास नहीं होता तो यह सिर्फ एक असफल प्रस्ताव बनकर रह जाएगा। आधुनिक दुनिया में किसी भी क्षेत्र का भविष्य उसकी जनता की इच्छा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ही तय होती है। ग्रीनलैंड की बर्फ भले ठंडी हो, लेकिन उस पर चल रही राजनीति आने वाले समय में और भी गर्म दिखाई दे सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।